नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत आपकी अपनी हिंदी क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग वाच्य विचार के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित आपके पाठ्यक्रम में है। उसी वाच्य विचार को हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से, सरलता से सीखने का प्रयास करेंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो बात कही गई है उस बात का, उस विषय का मुख्य कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। कर्तृवाच्य में जैसे मोहन पत्र लिखता है, कर्मवाच्य के अंतर्गत मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, भाववाच्य के अंतर्गत मोहन से नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, मोहन पत्र लिखता है, और उसी कर्ता के अनुसार क्रिया भी प्रयुक्त हुई है, इसलिए यह आपका कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर न मोहन की प्रधानता है और न लिखा जाना की, यहाँ पर प्रधानता है पत्र की, इसलिए यह कर्मवाच्य है। इसी तरह से मोहन से नहीं लिखा जाता है, यह वाक्य अकर्मक है। और भाववाच्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि भाववाच्य सदैव नकारात्मक होता है और अकर्मक होता है। कर्मवाच्य की पहचान है सबसे बड़ी कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है। कर्तृवाच्य की पहचान है कि इसमें सदैव कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से वाच्य के अंतर्गत जो आने वाले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य जो इसके भेद हैं, उसकी सबसे बड़ी, सबसे आसान ट्रिक यही है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार लगती है। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है, उसमें कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर और क्रिया पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है और नकारात्मक भी होता है, इसलिए जो है वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो इस तरह से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को सबसे सरल और आसान तरीके से समझने की यह ट्रिक है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की। जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से ना होकर कर्ता से होता है, तो वह कर्तृवाच्य होता है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। बच्चा खेलता है, यहाँ पर कर्ता और क्रिया दोनों एक वचन है। बच्चे खेलते हैं, कर्ता और क्रिया दोनों बहुवचन है। राम आम खाता है, कर्ता और क्रिया दोनों ही पुल्लिंग है। रमा खाना खाती है, कर्ता और क्रिया दोनों ही स्त्रीलिंग है, इसलिए यह आपका कर्तृवाच्य है। यानी कर्तृवाच्य में लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया ये सभी कर्ता के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। इस तरह से हम कर्तृवाच्य को आसानी से सरल ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारा कर्मवाच्य। जब क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है तो वह वाच्य कर्मवाच्य होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं।
यानी यानी जब क्रिया का विषय कर्ता ना हो करके कर्म होता है और कर्म के अनुसार ही लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम ने काम किया, राम से काम किया जाता है, तो यहाँ कर्म और क्रिया एक वचन और पुल्लिंग है। कर्म क्या है? काम। किया जाता है क्या है? यह भी क्या है? क्रिया। तो काम पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए किया जाता है क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन में प्रयुक्त हुई है। इसी तरह से मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है और क्रिया भी क्या लगी है? स्त्रीलिंग की ही लगी है। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है, लिंग है, वचन है, ये सभी कर्म के अनुसार ही लगते हैं, अर्थात कर्म के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। धोबी से कपड़े धोए गए, यहाँ पर धोबी क्या है? बहुवचन है, सॉरी, यहाँ पर कपड़े बहुवचन है और यह और क्या है? कर्म है। तो कपड़े के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, धोए गए, तो कर्म और क्रिया दोनों ही पुल्लिंग है। तो इन सभी वाक्यों से स्पष्ट है कि जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है, लिंग वचन पुरुष ये सभी कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसके बाद फिर है तीसरा वाच्य का भेद, भाववाच्य। जब क्रिया का विकास कर्ता और कर्म पर ना होकर भाव पर होता है तो वह भाववाच्य होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी भाव के अनुसार ही लगाए जाते हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है, यानी भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया ही होती है। भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता विवशता के लिए नहीं के साथ किया जाता है, यानी भाववाच्य सदैव। इस तरह से भाववाच्य को जानने की दो सबसे आसान ट्रिक है। पहली ट्रिक यह है कि भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है। दूसरी ट्रिक यह है कि भाववाच्य नकारात्मक भी होता है। तो मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर वाक्य क्या है? पहला अकर्मक है, दूसरा नकारात्मक है, इसलिए यह क्या है? भाववाच्य है। उसने सोचा भी नहीं जा सकता है, तो यह आपका नकारात्मक और भाववाच्य है। इसके बाद फिर जो है, इस तरह से हम लोगों ने वाच्य के अंतर्गत आने वाले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को एक सरल और आसान ट्रिक के माध्यम से सीखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी, नमस्कार।